इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। कि जो जैसे हमने पढ़ा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कैसे फूड जो है वो जब इंटेस्टाइन से ब्लड में आता है तो ब्लड से टिश्यू में कैसे जाता है, या जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से टिश्यू में कैसे पहुंचता है। जबकि अगर हम रिवर्स बात करें तो जो वेस्ट मटेरियल है वो टिश्यू से कैसे बाहर निकलते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू को कैसे छोड़ते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में हम इसको पहचानेंगे। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का यही मतलब है कि जैसे हमने इस हार्ट को पढ़ा था कि इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो यहाँ पे पहुँचता है कैपिलरी बेड्स में, और ये कैपिलरी बेड के अंदर कैपिलरी के वॉल इतना थिन होता है, एक एंडोथेलियल सेल से बना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो इसके अंदर ऑक्सीजन है वो भी इससे निकलेगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएगा। जबकि जो न्यूट्रिएंट्स जो ग्लूकोज वगैरह हमने खाए हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ से किस चीज़ के अंदर जाएगा, टिश्यू के अंदर जाएगा। जबकि टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट मटेरियल जो अमोनिया वगैरह है वो बना, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो सेल के अंदर आ जाएगा। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि ये यहाँ कैसे होता है। सेकंडली ये टॉपिक आगे एडवांस क्लासेस में फिर स्टार्लिंग फोर्सेस के नाम से आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन सा है, स्टार्लिंग। स्टार्लिंग फोर्स के अंदर हम दो मेन किस्म के फोर्सेस डिस्क्राइब करते हैं। ये वो फोर्सेस है जो यहाँ पे वेसल के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। अगर ये सारा फ्लूइड बाहर निकले तो क्या हो जाएगा कि आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, उससे सारा वाटर वगैरह बाहर निकलेगा, और ये जो आर्गन है इसमें स्वेलिंग होगी, एडिमा हो जाएगा। लेकिन कुछ फोर्सेस है जो इसको मेंटेन रखते हैं, उसके ज़रिए उस फोर्सेस की वजह से यहाँ से क्या नहीं जाता, यहाँ से फ्लूइड लॉस नहीं होता, एक्सचेंज हो जाता है और फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है। उन दोनों फोर्सेस का नाम, एक का नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरे का नाम है ऑन्कोटिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है असल में तो हम दो को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ये फिर चार किस्म के फोर्सेस है, क्योंकि ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये कैपिलरीज के अंदर भी है और इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर भी है। जबकि ऑन्कोटिक प्रेशर जो फाई से हम डिनोट करते हैं ये कैपिलरी के अंदर भी है और ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर भी है। लेकिन हम यहाँ पे आसानी के लिए इसका नेट फोर्स लेंगे ताकि इस लेवल पे आप कंफ्यूज ना हो। बाकी जो जैसे अंदर दो फोर्सेस है ऐसे बाहर भी दो फोर्सेस है, लेकिन हम नेट की बात करेंगे कि नेट इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो अंदर ज़्यादा है तो हम इस एरो में दिखाएंगे, और ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पे ऐसे ज़्यादा है तो हम इस एरो में नेट दिखाएंगे, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में बहुत कम होता है। तो अगर हम माइनस करें तो ये प्लस में ऐसे रह जाता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर नहीं होता अंदर होता है तो प्लस में ये ऐसे हो जाता है। बीमारी के अलावा ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब इस एक्सचेंज का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस बड़ा सिंपल है, टू ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू टिश्यू एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। इसका सिंपल एक मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है उसको टिश्यू तक पहुँचाए, जबकि टिश्यू के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा इस वेनस एंड में एंड करके हार्ट तक पहुंचाए। तो आगे फिर जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के अंदर जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर आके बाहर निकलेगा। अब इसके सही जो मैकेनिज़्म है उसको हम समझते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस कैपिलरी बेड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये मिसाल के तौर पे बड़ा कैपिलरी बेड है जिसके राउंड अबाउट ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है और यहाँ पे टिश्यू और सेल है। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड इस एंड से हट के इस जो लेफ्ट साइड है यहाँ से निकलेगा और ये टिश्यू तक आएगा। तो मिसाल के तौर पर ये वो कैपिलरी है और ये वाला आर्टीरियल एंड है। आर्टीरियल एंड का मतलब है कि ये आर्टरी की तरफ जो एंड है
ये आर्टरी, आर्टरीवोल्स और फिर ये कैपिलरी है। तो आर्टरी की तरफ जो एंड है उसको हम आर्टेरियल एंड कहते हैं, और जो ये ब्लू कलर में वेन की तरफ है उसको वेनस एंड कहेंगे। अब इसके अंदर देखो, जैसे ही ये ब्लड हार्ट से यहाँ पे आता है तो हार्ट क्या करता है, इस पे प्रेशर डालता है। वो प्रेशर आगे जाके डिवाइड होके बहुत कम हो जाता है। राउंड अबाउट 30 mm ऑफ EG प्रेशर जो है वो कहाँ पे रहता है, वो कैपिलरी में रहता है। यही जो ब्लड प्रेशर है कैपिलरी में, असल में ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये क्या करता है कि ये वाटर के ऊपर यहाँ इस वॉल पे प्रेशर डालेगा, और ये वाटर और जो कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है ब्लड में, जैसे आप जानते हो RBC है, प्लेटलेट्स है, WBC है, वाटर है और प्रोटीन है। तो इसमें जो ख़ास तौर पे प्लाज्मा का पार्ट है, जो वाटर जिसमें ज़्यादा है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है और छोटे छोटे प्रोटीन, वो इस प्रेशर की वजह से इस तरफ क्या करेगा, ऊज आउट हो जाएगा। हम उसको कहते हैं कि ये पुश आउट हुआ, कैपिलरी से पुश आउट हुआ, ज़्यादातर ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज पुश आउट हुआ। इसके लिए डिफ्यूजन भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू भी ये अंदर आता है और फिर सेल के अंदर चला जाता है। जबकि हमने जो प्रेशर पढ़ा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जिसको आप BPB कह सकते हो। जो ब्लड प्रेशर है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो उसकी वजह से ये बाहर निकल आए। यहाँ छोटे छोटे पोर्स है, ये पोर्स इंतहाई छोटे होते हैं, जिससे RBC भी नहीं निकल सकता और लार्ज प्रोटीन भी नहीं निकलते, प्रोटीन अंदर रहते हैं। प्रोटीन में जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वाला प्रोटीन है वो एल्बुमिन है। एक तो उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, और सेकंडली ये जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल है। ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब है कि ये ऑन्कोटिक प्रेशर अप्लाई करता है और जो मटेरियल को अंदर की तरफ खींचता है। देखो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ने इसको बाहर निकाला, अब ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करेगा, इसको अंदर लेके जाएगा। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 30 mm ऑफ Hg है, जबकि ऑन्कोटिक प्रेशर जो है, जो प्रोटीन अप्लाई करता है राउंड अबाउट इस एरिया पे, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, ताकि वो जो बाहर के मटेरियल है उसको अंदर लेके आए, तो 20 mm ऑफ Hg है। अगर हम 30 से 20 को माइनस करें तो 10 mm ऑफ Hg ये ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो नेट फोर्स पॉजिटिव हुआ, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज बाहर निकलेगा, ये फोर्स ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही इस कैपिलरी के अंदर हम आगे जाते हैं तो एक तो ये पोर्स बड़े हो जाते हैं थोड़े, और सेकंडली क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है यहाँ पे चूँकि हार्ट की तरफ था तो ये ज़्यादा था, 30 mm ऑफ Hg था, ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, 15 mm ऑफ Hg रह जाता है। जबकि ऑन्कोटिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जो बड़े बड़े प्रोटीन है वो बाहर नहीं निकलते, जितने एल्बुमिन यहाँ थे वो मूव करके इधर भी उतने ही है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कांस्टेंट है 20 mm ऑफ Hg, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस एंड में कम हुआ। जब इस एंड में कम हुआ तो नेट जो प्रेशर है वो किस तरफ जाएगा, नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल वो अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि 20 ज़्यादा है 15 से। ये भी राउंड अबाउट ऐसे हिंद से तो मैंने ऐसे एवरेज ले लिए, क्योंकि हर जो डिफरेंट जगहों की कैपिलरी से वहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे अगर किडनी की बात करें तो वहाँ डिफरेंट है, किसी दूसरे टिश्यू में डिफरेंट होगा। और फिर सेकंडली मैंने इस वाले को कंसिडर नहीं किया जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेशर है, मैंने उसका एक नेट कंसिडर किया। तो ये 15 है और ये 20, तो यहाँ भी 20 ज़्यादा है। तो जो वेनस रिटर्न है उसमें चीज़ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वो यहाँ अंदर आएगा इसी तरफ। तो स्टार्लिंग फोर्स को भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि उसका क्या रोल है। और सिंपली अगर इस लेवल पे आप लिखना चाहते हो तो आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का भी लिख सकते हो कि जो मटेरियल इस ब्लड में ज़्यादा है वो इधर आ जाएगा, और जो अंदर सेल में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ आएगा। लेकिन असल में जो मैकेनिज्म है वो स्टार्लिंग फोर्सेज है, और वो कौन कौन से है, वो हाइड्रोस्टेटिक और ऑन्कोटिक है। हाइड्रोस्टेटिक क्या करता है कि अंदर से चीज़ें बाहर की तरफ पुश आउट करता है, जबकि ऑन्कोटिक पुल इन करता है। ऑन्कोटिक कांस्टेंट था, हाइड्रोस्टेटिक उस एंड की तरफ कम हुआ, जब कम हुआ तो मटेरियल अंदर आ जाएंगे। उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि मटेरियल इस एंड में जो वेस्ट मटेरियल है वो शामिल हो जाएंगे, और ये फिर कहाँ लेके जाएगा, हार्ट में। हार्ट ऑक्सीजनेशन के लिए इसको फिर लंग में पहुंचा देगा, ये फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मटेरियल है ऑक्सीजन वगैरह वो बाहर निकलेंगे ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ऑन्कोटिक प्रेशर इसको दोबारा अंदर शामिल करके
दोबारा हार्ट में पहुंचाएगा। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन है। और इसका मकसद क्या हुआ सर्कुलेशन का? मेनली ये मकसद हुआ कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो हमने नोज के थ्रू अंदर किया, तो वो ऑक्सीजन भी अंदर आया टिश्यू में, और टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो वो बाहर निकला। सेकंडली जो गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज वगैरह जो खाना हमने खाया वो न्यूट्रिएंट्स आके हार्ट के अंदर आए, हार्ट के थ्रू कहाँ पे गए? वो टिश्यू या सेल के अंदर चले गए ताकि वहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाए, और वहाँ से जो अमोनिया या यूरिया या वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल के वेनस सप्लाई में कहाँ पे जाएंगे? ये किडनी के अंदर, और किडनी के थ्रू यूरिन के ज़रिए बाहर जाएगा, या फिर लीवर में कंजुगेशन वगैरह के ज़रिए ये फिर आगे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो होप ये टॉपिक मैं आपको समझा चुका होगा। आज हमने क्या पढ़ा? सिंपली हमने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का डेफिनेशन पढ़ा कि इसका मतलब ये है कि कैपिलरी या ब्लड से न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल और गैस इसका टिश्यू के अंदर आना, और टिश्यू से वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर ब्लड के अंदर जाना, ये एक्सचेंज था। इसके लिए स्टार्लिंग फोर्सेस थे, तो स्टार्लिंग फोर्सेस भी आप इसको हेडिंग के तौर पे लिख सकते हो कि ये दो फोर्सेस जो है हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक वो इसको मेंटेन रखता है। और इसने कैसे मेंटेन किया वो हमने कैपिलरी बेड में देखा कि आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसमें जो ज़्यादा थे वो बाहर निकले। फिर आगे जाके ये प्रेशर अंदर का कम हुआ, हाइड्रोस्टैटिक का अराउंड अबाउट 15 mm ऑफ Hg हुआ, जबकि ऑन्कोटिक 20 mm ऑफ Hg है। तो ऑन्कोटिक की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेनस एंड में दोबारा शामिल होके किधर जाएगा? हार्ट के राइट साइड में जाएगा। होप आप ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।